Assalamu alaikum everyone. I am your instructor as usual Salman Amin Malik for the course of Calculus of Variations. आज Calculus of Variations का 29th लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है which could be the last topic of Calculus of Variations. It is about the direct methods. We are discussing the direct method. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आइडिया दिया था कि what is direct method is all about. Let me recall you once again the idea of the method. Idea of the method is that we are not, motivation तो ये थी कि we are not going to solve the Euler-Lagrange equations or some partial differential equations for having the solutions of the variational problem. And the idea lies in the three steps. Before डिस्क्राइबिंग द थ्री स्टेप्स मैं आपको जनरली जो आइडिया मैंने एक स्लाइड पे काफ़ी डिटेल्ड डिस्कस किया था वो करने लगा हूँ कि आपका जब फंक्शनल होता है, फंक्शनल का इनपुट फंक्शंस होते हैं वो किसी न किसी फंक्शनल स्पेस से आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम एडमिसिबल फंक्शनल स्पेस कहते हैं. उस फंक्शनल स्पेस में हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको मिनिमाइजिंग सीक्वेंस का नाम हमने दिया था. लेकिन उससे भी पहले हमने ये सपोज किया कि आपका जो एडमिसिबल स्पेस ऑफ फंक्शंस का सेट है उस सेट के फंक्शंस को अगर मैं अपने फंक्शनल में डाल लूँ, जो वेरिएशनल प्रॉब्लम जिसको मैं मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ उसमें उसकी वैल्यूज फंक्शंस डाल लूँ तो रियल नंबर्स का एक सेट आएगा. वो रियल नंबर्स का जो सेट है उसकी इन्फिमम एग्जिस्ट करती है और इन्फिमम कोरस्पॉन्ड टू सम फंक्शन है जो कि माय एडमिसिबल स्पेस ऑफ फंक्शंस जो है उसी में से है, ठीक है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है अजम्पशन है, जो कंडीशन है कि आपका जो है एक फंक्शन स्पेस ऑफ एडमिसिबल फंक्शंस में एक फंक्शन होना चाहिए विच इज द इन्फिमम ऑफ योर inputs of the functional to which you are going to find out the minimizing curve or maximizing curve. फिर आप एक space of function में infimum अगर value है space of function में, फिर आप ढूंढते हैं sequence of function in the space of admissible functions such that वो sequence of functions जो है उसकी limit जब मैं लूँ तो वो जो infimum लिमिट एग्जिस्ट करे एडमिसिबल फंक्शंस में उसको हमने y हैट कहा है. y हैट इनफैक्ट जो है वो आपका मिनिमाइजिंग कर्व होता है अगर आपका फंक्शनल जो है लोअर सेमी कंटिन्यूअस हो. तो इनफैक्ट जो लिमिट है कि मिनिमम वैल्यू इन्फिमम ऑफ j एट y इट इज म्यू से हमने डिनोट किया था इक्वल्स लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी j ऑफ yn और yn मेरा मिनिमाइजिंग सीक्वेंस है. मिनिमाइजिंग सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करना यही हमारा प्रॉब्लम हुआ करेगा और मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस टू types of direct methods, the so-called Ritz method and the finite difference method. इन दोनों को डिस्कस करूँगा और इन दोनों की एग्जांपल्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह मैं डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा. Let's start our today's lecture which is the 29th lecture of Calculus of Variations. So we are going to start today 29th lecture of Calculus of Variations. और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एंड किया था एक थ्योरम की स्टेटमेंट पे, सो 29th लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रूफ ऑफ दैट थ्योरम जो कि मैंने स्टेट किया था. वी हैव अ मिनिमाइजिंग सीक्वेंस, इसकी स्टेटमेंट मैंने एक्सप्लेन की थी. वी हैव अ मिनिमाइजिंग सीक्वेंस y ऑफ n फॉर अ गिवन फंक्शनल j ऑफ y, ठीक है, with limit y of hat, यानी कि लिमिट n approaches to infinity yn जो है ये y hat है और ये एडमिसिबल स्पेस ऑफ फंक्शन जो कि लास्ट लेक्चर में m मैंने डिनोट की थी उसमें है ये, यानी कि y1 y2 अप टू सोन yn यहाँ पे पढ़े हैं और यहाँ पे y hat भी पढ़ा है. ये सब सीक्वेंस इसी
स्पेस ऑफ एडमिसिबल फंक्शन में है, और मेरा फंक्शनल जो है जे वाई लोअर सेमी कंटिन्यूस है। लोअर सेमी कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि जे ऑफ एट वाई हैट, जे ऑफ वाई माइनस जे ऑफ वाई हैट is greater than minus epsilon for all y minus y hat जो कि जिनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो, और डेल्टा और एप्सिलॉन, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 आर्बिट्रेरी नंबर एंड कोरस्पॉन्ड टू डेल्टा हम एप्सिलॉन जो है वो चूज किया करते हैं। सो देन दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और ये इनफैक्ट मिनिमाइजर होता है। आई एम गोइंग टू प्रूव दिस वन, ठीक है। ऑन द वन हैंड वी हैव जे वाई हैट इक्वल्स लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी जे वाई एन। लिमिट अप्रोचेस टू, क्योंकि ये लिमिट अप्रोचेस टू मिनिमाइजिंग सीक्वेंस है, दिस लिमिट अप्रोचेस टू जे वाई एन, ये इन्फिमम होगी जे वाई की। और मैंने आज के लेक्चर में बताया कि एडमिसिबल स्पेस ऑफ फंक्शंस में फंक्शनल की इन्फिमम जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो इनफैक्ट ये होगी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम, दिस इज द इन्फिमम, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम we have this one कि y hat का जो है functional value evaluated at y hat will be greater than or equal to this one, while on the other hand given any epsilon greater than 0 we are able to find out delta जो कि lower semi continuity की condition से हमारे पास ये condition आता है। कंडीशन कि जे वाई एन माइनस जे वाई हैट ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इफ n इज सफिशिएंटली लार्ज, अगर n काफी बड़ा नंबर है, वी से दैट दिस इज ट्रू लोअर सेमी कंटिन्यूटी कंडीशन से, लेटिंग n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर n अप्रोच टू इंफिनिटी मैं करवा दूं इस एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से, जे वाई हैट लेस देन, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, एप्सिलॉन को इधर ले जा रहा हूं, लेस देन जे ऑफ वाई एन एंड लिमिट ले रहा हूं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी प्लस एप्सिलॉन, ये मेरे पास आ गया। अब ये दिस इज ट्रू, दिस इनइक्वालिटी जो मैंने यहां पे भी लिखी हुई है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब ये एनालिसिस में आपने किया होगा कि इफ A is less than epsilon for all epsilon greater than 0, then in fact A equals 0 है। ये exactly इसी तरह की चीज है कि jy, this is true for all epsilon greater than 0. So this is in fact gives us j of y hat less than equal to this one for all epsilon greater than 0। और ये एनालिसिस का रिजल्ट जो है ये किसी ना किसी फॉर्म में आपने किया होगा। by using this result I can write down this one, since epsilon is arbitrary, उसी की वजह से हम ये लिख सकते हैं। अब ये कंडीशन और ये इन दोनों को कंबाइन करें, ये कंडीशन क्या है कि j ऑफ y हैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी j ऑफ yn, दोनों को कंबाइन करें, वी हैव द इनइक्वालिटी j ऑफ y हैट इक्वल्स लिमिट
n approaches to infinity j of yn, यही हमने साबित करना था. सो प्रूफ में इन्फिमम और लोअर सेमी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, यही दो मेन चीजें हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए. अब ये रिट्स मेथड क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दिस वन. रिट्स मेथड ये डायरेक्ट मेथड है. We don't need to solve the Euler-Lagrange equation. Suppose we are looking for the minimum of a functional j of y defined on some space m of admissible functions. So जो admissible space of functions होते हैं normally they are infinite dimensional spaces. Infinite dimensional spaces का क्या मतलब है कि आपका जो है basis जो है इसमें infinite many vectors होंगे. So the idea of the Ritz method is that we are going to approximate an infinite dimensional space by a finite dimensional subspace. एक finite dimensional subspace जो है वो हम construct करेंगे. So let phi1, phi2 up to so on, phi n be an infinite sequence of functions in M. And let mn be the n dimensional. देखें ना, ये finite dimensional, n dimensional जब हो गया तो n is a finite number. तो finite dimensional बन गई ना स्पेस. m आपकी larger space है infinite dimensional, उसके अंदर हम finite dimensional space जो है mn जो है वो construct कर लें. Be the n dimensional linear subspace of M spanned by the first n of the functions, that is the set of all linear combination of the form this one. यानी कि ये एक infinite sequence था, इसके पहले n जो functions हैं उनसे हमने एक space construct कर ली, और ये sequence जो है, sequence of functions जो है ये linearly independent है. linearly independent functions ये सब linear algebra की या फिर algebra की जो है terminology है, linearly independence वगैरह. And I hope that you are aware of these terminologies. Where अब ये क्या है? ये linear combination है. In fact, mn जो है, this is the span of phi1, phi2 up to so on phi n. mn मेरा span है, और span हमें पता है कि span is always a subspace of the space from where the vectors are taken, और इनको generalized sense में vectors कहते हैं. Where alpha 1, alpha 2 and alpha n are arbitrary real numbers, then on each subspace mn the functional jy leads to a function. jy जो है हर subspace पे एक function construct करेगी of course ये, और क्योंकि ये अल्फा phi1 प्लस सोन अल्फा ये m में से तो होगा ही ना, क्योंकि ये mn जो है उसी का एक सबस्पेस है ऑफ द n वेरिएबल्स. इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ n वेरिएबल अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n. अब इस फंक्शनल को वी विल ट्रीट इट एज फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, और उस पे हम टेक्निक अप्लाई करेंगे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन. वी विल फाइंड आउट द अल्फाज which will maximize or minimize this functional as a function of n variables alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n. Next we choose alpha 1 up to so on alpha n in such a way as to minimize this one. यही मैंने आपको बताया. Denoting the minimum by mu n. अब इस फंक्शनल की जो कि अब फंक्शन बन चुका है n वेरिएबल्स का, उसके मिनिमम को हम म्यू n से डिनोट कर देते हैं. एंड द एलिमेंट ऑफ m n which yields the minimum by y n. इन प्रिंसिपल दिस इज अ मच सिंपलर. अब ये काफ़ी सिंपलर प्रॉब्लम होता है फंक्शनल से मिनिमाइजेशन ऑफ द फंक्शनल का, क्योंकि फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल उसकी मिनिमाइजेशन ईजी है एज कंपेयर टू द
फंक्शनल की, जो कि हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियरली म्यू एन कैन नॉट इंक्रीज विद एन, तो म्यू एन जो है वो मिनिमाइजेशन है, तो म्यू 1 सबसे बड़ा होगा, म्यू 2, म्यू 3, और ये हम जब न्यूमेरिकली अप्रॉक्सीमेशंस डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे भी कि कर्व्स जितनी ज़्यादा टर्म्स हम लेते जाएंगे यानी कि m1, m2 सो ऑन एंड सो फोर्थ mn। m1 की जो अप्रॉक्सीमेशन होगी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, m2 की और ज़्यादा बेहतर होगी, mn की अगर n बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर अप्रॉक्सीमेशंस हमारे पास मिनिमाइजेशन ऑफ कर्व y हैट की आती जाएंगी। सिंस any linear combination is automatically a linear combination of this one, of course ये हमें पता है कि span of v1, v2 up to so on vn is always the subset of span of v1, v2 up to so on vn plus 1। एक वेक्टर ज्यादा कर दिया ना तो स्पैन सबस्पेस है, इसका मतलब है कि ये जितनी भी स्पेसेस हैं m1, m2, m3 अप टू सो ऑन mn, ये सब एक दूसरे के अंदर कंटेन करती हैं, यानी कि m1 इज कंटेन्ड इन m2, इज कंटेन्ड इन m3, सो ऑन कंटेन्ड इज mn, कंटेन्ड इन mn plus 1, so on and so forth चलता जाएगा, is contained in the next one. We now give conditions which guarantee that the sequence yn is a minimizing sequence. अब ये Ritz method से ये जो yn sequence हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये हम इनफैक्ट अल्फा 1, अल्फा ये phi 1, phi 2, so on phi n जो के फंक्शंस हैं, ये जो है minimizing sequence है. The sequence of the function phi 1, phi 2 up to so on is said to be complete in M if given any y belongs to M. अब ये definition है कि complete sequence क्या है. कोई भी functions, sequence of functions phi of n where phi belongs to M है, ये हम कहेंगे कि ये कंप्लीट है M में अगर y belongs to कोई भी arbitrary function हो for any epsilon greater than 0 there is a linear combination eta n in this form कि हमारा डिस्टेंस जो है eta n और y के दरमियान एप्सिलॉन से भी छोटा, एप्सिलॉन के अंदर अंदर हो, ये डिस्टेंस ही होता है ना, where n depends upon epsilon. तो हम इस सीक्वेंस को n equals 1 to infinity को हम कहेंगे कि ये कंप्लीट सीक्वेंस है. लेट मी टेल यू इनफैक्ट ये हो क्या रहा है. ये इनफैक्ट क्या है, ये अप्रोक्सीमेशंस हैं y की, फंक्शंस ऑफ m की बाय दिस सीक्वेंस, बाय यूजिंग दिस सीक्वेंस. यही मेन आइडिया कि हम जो है हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है वो कंस्ट्रक्ट किया करेंगे, ऐसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो कि m के फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट कर दें, यानी कि ये ईटा n है आपका, ईटा n ये है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही है ना, phi 1, phi 2 अप टू सो ऑन phi n, कि n फर्स्ट n टर्म्स लें इस सीक्वेंस की, वी हैव द अप्रोक्सीमेशन. और ये क्या मैं कह रहा है कि एप्सिलॉन, ये जो अगर मैं प्लॉट करूं माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के दरमियान, इन लाइंस के दरमियान डिस्टेंस जो है ईटा एन ऐसा है कि y मेरा ओरिजिनल ये था, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा इससे छोटा है. माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के दरमियान रहता है डिफरेंस ऑफ ईटा एन एंड वाई एन. ये है, इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन को नैरो कर करके, एप्सिलॉन
ग्रेटर देन 0 छोटा नंबर मैं लेता जाऊं तो ये ईटा एन और क्लोज एंड ऑफ होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन है कि एन जो है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, ठीक है, कि एप्सिलॉन जो आपका मे बी एप्सिलॉन इक्वल्स 10 आप ले लें तो एन में भी 3-4 के लिए ये अप्रॉक्सीमेशन वैलिड हो जाए। एप्सिलॉन अगर मैं 0.01 ले लूं तो एन में भी 1000 मुझे फंक्शंस लेने पड़े तब ये जाके इनइक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई हो। तो इनफैक्ट हो क्या रहा है, जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अंडरस्टैंड करने की, कि वी आर इनफैक्ट approximating the functions y belongs to M with the linear combination phi's के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। अब once again we have a theorem, if the functional jy is continuous, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, is continuous could be replaced by a weaker condition, lower continuous। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, implies lower continuity, but the converse is not true, ठीक है। and if the sequence phi1 is complete, sequence complete हो, complete का क्या मतलब है कि for each we will be able to define eta n which is the linear combination of phi1 phi2 up to so on phi n may be minus y ये less than epsilon हो, ठीक है। this is the meaning of the completeness of that sequence, that for all y belongs to M admissible functions की जो space है उसमें से हम जो है linear combination eta n जो है in fact linear combination of phi1 plus so on alpha n phi n है। This linear combination could be made such that the distance between the y and the eta n is less than epsilon. Then limit mu n approaches to infinity equals mu, where mu is the infimum of this one. It's amazing result। ये जो हमने पीछे किया है उसको वैलिडेट कर रहा है कि infimum of j, यही तो हम निकालना चाह रहे थे mu मिनिमम। तो mu n जो होगा n approaches to infinity, लिमिट इसकी ले लें हम, we will be able to find out a sequence such that ये infimum को एक sequence जो है वो अप्रोच करे। Let's see the proof के proof क्या है। Given any epsilon greater than 0, let y star be such that j of y star is greater than mu plus epsilon, ठीक है। अब ये क्या कंडीशन है, सच अ फंक्शन एग्जिस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू। म्यू क्या है, म्यू इन्फिमम है, तो इन्फिमम से जे ऑफ वाई की अगर इन्फिमम हो तो वाई स्टार हम कह रहे हैं, वैसे तो हर वाई के लिए म्यू जो है वो ग्रेटर होना चाहिए फॉर एवरी वाई, लेकिन हमें वाई स्टार बाय डेफिनेशन मिल सकते हैं ऐसे कर्व कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन होल्ड होगी। लेट्स सपोज ऑन कंट्रेरी कि अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होती, ये कंडीशन नहीं होती तो जे ऑफ वाई स्टार विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल वाई स्टार belongs to space of admissible functions। ये क्या है, ये तो कह रहा है कि म्यू प्लस एप्सिलॉन जो है ये एक लोअर बाउंड है, ये एक लोअर बाउंड है, लेकिन म्यू प्लस
एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन होगी, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन है म्यू से, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम ये तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड थी, तो ये अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन ट्रू हो तो ये म्यू प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड बन जाती है। तो ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं आ गई कि ये डेफिनेशन अगर इन्फिमम म्यू है तो म्यू जो है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड थी। तो वी हैव, अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है तो वी विल रीच अ कंट्राडिक्शन के म्यू प्लस एप्सिलॉन जो है वो इन्फिमम जो कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है उससे भी बड़ी लोअर बाउंड हमें मिल जाएगी। सो दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है। अदरवाइज म्यू जो है वो इन्फिमम ही नहीं होगी, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू होगा। ये ट्रू का मतलब है कि म्यू प्लस एप्सिलॉन जो है ये लोअर बाउंड है, ये एक लोअर बाउंड है और ये लोअर बाउंड बड़ी होगी म्यू से, लेकिन बाय डेफिनेशन म्यू सबसे बड़ी है, हेंस दिस इज फॉल्स, दिस इनइक्वालिटी कैन नॉट होल्ड, ये जो है ये ट्रू होगी। सिंस जे वाई इज कंटिन्यूस, जे वाई कंटिन्यूस है तो जे वाई माइनस जे वाई स्टार जो है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, प्रोवाइडेड दिस वन। लेट ईटा एन बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फॉर्म, ये जो हमने अभी डिफाइन किया है कि कंप्लीट है, और फाइज जो है ये कंप्लीट फंक्शन है, सच दैट ईटा एन माइनस वाई स्टार इज लेस देन डेल्टा, यहां पे लेस देन का मिसिंग है साइन, लेस देन डेल्टा। ऐसा ईटा एन इक्वल्स दिस वन ये जरूर एग्जिस्ट करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस जो अभी मैंने आपको सिखाई है। बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस such an eta must exist for sufficiently large n where phi n is complete. Now let yn be a linear combination of the form for the, अब yn जो है linear combination of this form है j of alpha 1 alpha 2 alpha n, जो कि एक फंक्शनल में हमने ये डाल दिया है, एंड फंक्शनल कुड बी ट्रीटेड एज अ फंक्शन ऑफ n वेरिएबल अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n। आर्काइव्स इट्स अचीव्स इट्स मिनिमम, और इसकी मिनिमम जो है वो भी अचीव होती है एट दैट वन। देन वी हैव म्यू जो कि इन्फिमम था, ग्रेटर देन इक्वल टू जे ऑफ वाई एन, और जे ऑफ वाई एन से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू जे ऑफ ईटा एन होगा, और जे ऑफ ईटा एन जो है वो लेस देन इक्वल टू जे ऑफ ईटा एन जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस 2 एप्सिलॉन आएगा, ठीक है, क्योंकि जे ऑफ ईटा एन जो है ये इस इनइक्वालिटी को मैं एक बार यूज करूंगा, इसको यूज करके आई हैव रीच्ड हियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका जो हमने जो प्रूफ करना था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी म्यू n इक्वल्स म्यू क्या आ गया, क्योंकि ये फॉर ईच एप्सिलॉन ये तो म्यू इज म्यू प्लस 2 एप्सिलॉन आ गया। तो जो हमने प्रूफ करना था वो हमारा इन्फिमम, म्यू जो है वो इन्फिमम है, तो हमारा प्रूफ जो है वो कंक्लूड हो गया। ओके, लेट्स सी के व्हाट वी हैव रिमार्क्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में अब ये ज्योमेट्रिकली जो है, ये जो रिट्स मेथड है, इसको ज्योमेट्रिकली हम जो है जरा देखने की कोशिश करते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली क्या बनता है। सो वी हैव अ रिमार्क, द ज्योमेट्रिक आइडिया ऑफ द प्रूफ इज फॉलोइंग, वही जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। इफ फाई एन इज कंप्लीट
then any element in infinite dimensional space M can be approximated arbitrarily closely by an element in the finite dimensional space Mn. और यही मैं आपको पिछले 2-3 स्लाइड्स में यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। We can summarize this fact by writing this equation. इसको समराइज किया जा सकता है इस इक्वेशन में लिख के कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Mn जो सब स्पेसेस हैं, when n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो वो इन्फिनिट डिमेंशनल स्पेस के ही इक्वल आ रहा है। लेट y हैट बी द एलिमेंट in M for which jy equals mu, and let yn hat belongs to Mn be a sequence of functions converging to y hat. ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा by definition of the completeness of the sequence. Then yn hat is a minimizing sequence. Since j of y is continuous, j of y जो है ये continuous function है, although this minimizing sequence cannot be constructed without prior knowledge of y hat, we can show that our explicitly constructed sequence yn takes value jyn arbitrarily close to jyn hat and hence itself a minimizing, और एक minimizing sequence जो है खुद से construct कर देगा jyn का. The speed of the convergence of the Ritz method can be increased by taking as many functions phi n as possible. Obviously depends on both the problem itself, problem पे भी depend करता है Ritz method की speed का, and on the choice of the functions phi n की choices पे भी हम Ritz method की convergence का जो convergence जो है ये depend कर रहा है. However, it should be pointed out that in many cases linear combinations involving only a very small number of functions phi n are enough to give a quite satisfactory approximation. और ये हम next examples में देखेंगे कि एक या दो functions ज़्यादा से ज़्यादा 3 functions लेने से हमारे पास इतनी अच्छी approximation आ जाती है जो कि sufficient होती है, close enough होती है आपके exact solution के. Let's construct an example. इस example को जो है वो हम solve करने की कोशिश करते हैं. Consider this functional. ये quadratic functional है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. इसकी Euler-Lagrange equations अगर हम लिखना चाहें तो ये इसकी Euler-Lagrange equations आएंगी. It is quite simple कि Euler-Lagrange equations किस तरह आपने लिखनी है. ये आपका F है. Throughout this course में till the end of this lecture हम Euler-Lagrange equations जो हैं वो calculate करते आ रहे हैं. पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई जो है ये वाई होगा, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई प्राइम जो है ये वाई प्राइम होगा, वाई माइनस क्यू पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई जो है वाई माइनस क्यू होगा. सो द Euler-Lagrange equations for this functional is partial f over partial y which is y minus q minus d over dx y prime equals 0. So I am having y double prime plus y equals q, where q is arbitrary function and x is from 0 to 1 along with the boundary conditions this one. ये मेरा SL सिस्टम है, SL सिस्टम, ठीक है. ये नॉन होमोजीनियस ODE है. Suppose we cannot solve. By the way, we can solve this Euler-Lagrange equation. Q पे डिपेंड करता है कि Q क्या है. Q अगर फंक्शन ऑफ x होगा, कॉम्प्लिकेटेड कोई फंक्शन ऑफ x है, मे बी वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस वन. लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लिया ही इसलिए गया है कि रिट्स मेथड अप्लाई किया जाए और सोल्यूशन को कंपेयर भी किया जाए. सपोज कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सपोज वी कैन नॉट सॉल्व Euler-Lagrange इक्वेशन, देन वी ट्राई
टू मिनिमाइज जे वाई बाय एनी रूट, और रिट्स मेथड से करते हैं। टू टेक अ वेरी सिंपल अप्रोच वी चूज अ ट्रायल फंक्शन। ये वाई ट्रायल फंक्शन ले लिया। अब ये ट्रायल फंक्शन ऐसा है जो कि बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देख लें, y1 0 करूं, 0 आ रहा है, y1 1 करूं, बोथ आर कमिंग 0। तो ऐसे ही फाइज ऐसे हमने लेने हैं, phi1 phi2 अप टू सो ऑन phi n, ऐसे फंक्शंस लेने हैं जो कि बाउंड्री कंडीशंस को वेरिएशनल प्रॉब्लम के सेटिस्फाई कर रहे हों। We then calculate minimum alpha j of y1 where y1 equals this one. इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू phi1। सिर्फ एक ही फंक्शन मैंने लिया है। कंपेयर करें पीछे जो मैंने जनरलाइज्ड आपको थ्योरम्स और रिजल्ट्स करवाए हैं उससे दिस एग्जांपल को। अल्फा इक्वल्स phi x वेयर phi x इक्वल्स दिस वन है। अब मैंने मिनिमम इसका निकालना है, तो मैं j ऑफ y फॉर दिस कर्व जो है ये इवेल्युएट करूंगा। सबसे पहले फंक्शनल हमारा ये था। नाउ जे ऑफ y1, जे ऑफ अल्फा फाई, और फाई मेरा क्या है, फाई मेरा x इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स है, ये मेरा फाई है। अब मैं जे ऑफ y1 कैलकुलेट करने लगा, और y1 मेरा क्या है, y1 इक्वल्स अल्फा फाई है। तो इसका मतलब है कि y1 प्राइम क्या बनेगा, y1 प्राइम विल बी माई अल्फा 1 माइनस 2x, ये बनेगा। उसका स्क्वायर करूंगा मैं। स्क्वायर यहाँ तो एक वे ये है कि आप इसमें ये वैल्यूज डायरेक्ट फाई आपको पता है, प्राइम्स कैलकुलेट करके अल्फा सारी वैल्यूज डाल दें वाई की और क्यू वाई की। दूसरा ये वे है कि आप अल्फा वाई अल्फा स्क्वायर बाय 2, अल्फा से आपकी जान छूट जाएगी, फाई डैश स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर माइनस अल्फा क्यू फाई इक्वल्स डी एक्स। इसको कर लें। अब फाई का प्राइम क्या है, फाई का प्राइम जो है वो यहाँ पे आपका अल्फा सिर्फ निकल जाएगा, यही बनेगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर, फाई स्क्वायर क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इनको इवेल्युएट करें, ये क्या टर्म्स बन जाएंगी। इवेल्युएट करने के बाद यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास, हमने इवेल्युएट भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ अल्फाज में हमने करना है। वैसे इनको इवेल्युएट भी किया जा सकता है पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, अनलेस के वी नो द क्यू सिर्फ अननोन है। तो हमने इसका इस एक्सप्रेशन का नाम a रख दिया, इस एक्सप्रेशन का नाम b रख दिया, क्योंकि हमने ये पीछे किया है कि हमारा ये जो j ऑफ y1, j ऑफ अल्फा 1 फाई 1 प्लस अल्फा 2 फाई 2 प्लस सोन अल्फा एन फाई एन जो होगा, दिस विल बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल। ये पीछे जनरलाइज थ्योरी में किया था, ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा एन। अब यहां पे जो है क्योंकि एक ही अल्फा है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, तो ये कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहे, तो इनका नाम मैंने a रख दिया, इसका नाम मैंने b रख दिया। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 2a माइनस अल्फा b। अब ये मेरा फंक्शनल जो है ये रिड्यूस हो गया फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में। इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने निकालनी है, तो ऑफ कोर्स डी जे फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा जो है वो मैं इक्वल 0 करूंगा, डी जे ओवर डी अल्फा जो है इसको मैं 0 करूंगा। इसको 0 करने से ये मेरे पास आता है, यहां से अल्फा ये फंक्शनल मिनिमाइज होगा एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा एट विच पॉइंट, एट बी ओवर ए, एट दिस पॉइंट अल्फा ऑप्टिमल जिसे मैंने कहा। अब ये अल्फा ऑप्टिमल ये वैल्यूज मैंने निकाल ली, अब इनको मैंने इवेल्युएट करना है। अगर मैं Q1 ले लूं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया जब तक Q हमें पता नहीं होगा स्पेसिफिकली वी कैन नॉट इवेल्युएट दिस A एंड B's एंड वी कैन नॉट हैव दिस ऑप्टिमल वैल्यू एंड अल्टीमेटली जो अप्रोक्सीमेशन ऑफ इस फंक्शनल का मिनिमाइजेशन की अप्रोक्सीमेशन जो थी वो हम नहीं कर सकते।
तो हम Q1 ले लेते हैं। Q1 लेने से ये A भी मैं इवेल्युएट कर सकता हूं क्योंकि फाई मुझे पता है, फाई मेरा ये है, फाई प्राइम और फाई पता है, ये स्क्वेयर्स करके इसमें पुट करके A भी और B भी दोनों को मैं इवेल्युएट कर सकता हूं। अब अगर मेरे पास Q इक्वल्स 1 होता है, देन वी हैव A इक्वल्स 11/30, ये इजी कैलकुलेशन है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। B इक्वल्स 1/6 है, अल्फा ऑप्टिमल जो है वो B/A ये आता है, और J ऑप्टिमल, उसकी ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो ये आती है। यही अप्रॉक्सीमेशन है असल में आपका जो है J ऑफ Y मिनिमम की। अगर आप मिनिमम इस फंक्शनल का जो है वो निकाल रहे हैं, इस फंक्शनल का मिनिमम निकाल रहे हैं, यही अप्रॉक्सीमेशन है। J ऑप्टिमल फाई इक्वल्स दिस वन। अब एक बार फिर मुझे बता लेने दें कि ये कहां से आ रहा है। Q इक्वल्स 1 रखा तो फाई मुझे पता थे, फाई पता थे, मैंने A को कैलकुलेट किया, B की वैल्यू कैलकुलेट की। ऑप्टिमल दिस ट्रीटेड एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, DJ और D अल्फा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स वन वेरिएबल के मैंने निकाले, मैं B/A निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शनल की वैल्यू निकाल ली, यही ऑप्टिमल वैल्यू है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो। ठीक है, अब जो है ये अंडरस्टूड बात है कि यहां पे तो फाई मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन लिया है ना, फाई मैंने लिया था x इंटू 1 - x। अब थ्योरी जो हमने डेवलप किया उसके लिए तो हमने फाई 1, फाई 2 अप टू सो ऑन, फाई n के लिए किया। The same functional we can continue by introducing more than one variable। ठीक है, more than one variable का क्या मतलब है कि phi 1 और phi 2 up to so on phi n लेंगे, हम y2 इस तरह का भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब y2 इस तरह का कंस्ट्रक्ट किया है, ये अब इसको where with phi 1 equals this one and phi 2 equals this one। अब आप ये देखें कि phi 2 भी जो मैंने लिया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया है इसे, और phi 2 भी phi 2 0 है और phi 2 1 जो है वो भी 0 है, और मैंने y2 अल्फा 1 phi 1 प्लस अल्फा 2 phi 2 लिया है। अब अगर मैं y2 यहाँ पे इस फंक्शनल में डाल दूं तो दिस फंक्शनल j ऑफ y2 जो है, दिस कुड बी ट्रीटेड एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल अल्फा 1 एंड अल्फा 2 मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल बन जाएगा। अब मैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की मिनिमाइजेशन जो है और मैक्सिमाइजेशन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए वो मैं निकालूंगा। मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के लिए आई नो कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो किस तरह निकालते हैं, कि फंक्शनल का जो वैल्यू होगी वो पार्शियल j ओवर पार्शियल अल्फा 1 इक्वल 0 करूंगा, एज वेल एज पार्शियल j ओवर पार्शियल अल्फा 2, इसको भी मैं 0 करूंगा। दोनों को 0 करने से आई विल हैव द पॉइंट्स अल्फा 1 अल्फा 2, ये पॉइंट्स मेरे पे आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे फंक्शनल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है व्हेन ट्रीटेड एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दिस विल बी द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द मिनिमम और मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शनल। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनिमम ऑफ jy2 ये हमेशा छोटा होगा मिनिमम ऑफ अल्फा 1, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक फंक्शन लिया था, यहाँ पे दो फंक्शन हम ऐड कर रहे हैं। सो आई लीव इट एज एन एक्सरसाइज टू यू दैट यू शुड सॉल्व दिस द सेम फंक्शनल विद दीज phi 1 एंड phi 2। phi 1 और phi 2 को आप ये y2 यहाँ पे कैलकुलेट करें तो आपके पास अल्फा 1 प्लस phi 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा। लेट मी टेल यू समथिंग, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको इसको कंप्लीट ज़रूर खुद करेंगे।
phi1 प्राइम प्लस अल्फा 2 phi2 प्राइम, ये आ गया। ये y2 प्राइम है, y2 प्राइम का स्क्वायर यहाँ पे डाल दें, ये वैल्यू y2 ये है, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दें, और अल्फाज 1 और अल्फा 2 और बाकी इंटीग्रल जो है उनको जैसे हमने पीछे ए बी सी लिया था, आपको नई वैल्यूज जो है वो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे जो कि कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। वेरिएबल आप किस में, जब इसको j ऑफ y2 आप करेंगे तो आपके वेरिएबल अल्फा 1 और अल्फा 2 होंगे, बाकी सब जो इंटीग्रल में टर्म्स आ रही होंगी phi1 phi प्राइम्स और q, फॉर एग्जांपल q इक्वल्स 1 ही आप ले लें, तो आप जितनी भी टर्म्स इंटीग्रल्स आ रहे होंगे विद दीज फाइज आप सब इवेल्युएट कर सकते हैं। दैट विल बी अ रियल नंबर, एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। उनको इवेल्युएट करने के बाद आप जो है फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 और अल्फा 2 लेके 0 करेंगे, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स को आप फंक्शनल वैल्यू में पुट कर देंगे, जो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेशन होगी फंक्शनल की मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन के। तो आप ये देखें कि ये जो हम आइडिया कर रहे हैं ये इनफैक्ट यही नहीं हो गया कि फंक्शनल का हम मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन वैल्यूज निकाल रहे हैं कैलकुलस वाली थ्योरी यूज करके, लेकिन एक लॉजिक है कि हम फंक्शंस इस तरह के फाइज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जो कि अप्रॉक्सीमेट करते हैं, कंप्लीट जो है वो सीक्वेंस बनाते हैं। अब आयलर-लैग्रांज इक्वेशन नेक्स्ट स्लाइड में जो है q इक्वल्स 1 के कोरस्पॉन्ड जो है, इसको हम कंपेयर भी अगर करना चाहें तो मैंने उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आयलर-लैग्रांज इक्वेशंस को q इक्वल्स 1 के लिए। आयलर-लैग्रांज इक्वेशंस ये मैंने निकालनी थी, ये आयलर-लैग्रांज इक्वेशंस आती हैं। अब इन आयलर-लैग्रांज इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको पहले होमोजीनियस प्लस y इक्वल्स 0 को सॉल्व करूंगा। ये जो है ये मेरे पास आता है माइनस डी स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है 1 के साथ, तो इसका पहले मैं होमोजीनियस पार्ट सॉल्व करूंगा और बाद में नॉन होमोजीनियस पार्ट। और ये एग्जांपल आयलर-लैग्रांज इक्वेशन से सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाए और मेरे पास जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आया उनको मैं कंपेयर कर सकूं, ठीक है, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं। तो मेरे पास डी स्क्वेयर इक्वल्स प्लस माइनस 1 आएगा, तो वाई सी जो है मेरा कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो मेरा क्या बन गया, C1 लेट से C1 e raised to power x प्लस C2 e raised to power माइनस x। yp जो है क्योंकि वो कांस्टेंट है, yp 1 ही लेके करता हूं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो yp इक्वल्स 1। सो द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल्स C1 e raised to power x प्लस C2 e raised to power माइनस x प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन y1। अब C1 और C2 की वैल्यूज मैंने डिटरमिन करनी है। सो y ऑफ 0 इक्वल 0 इम्प्लाइज 0 इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस 1। ये इक्वेशन जो है C1 प्लस C2 इक्वल्स माइनस 1 आ गई। दिस वन इज वन इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, y ऑफ 1 इक्वल 0। इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आएगा, C1 e raised to power x जो कि 1 है प्लस C2 e raised to power माइनस 1 इक्वल्स माइनस 1। इन दो इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट की वैल्यू मैं निकाल देता हूं, मैं C1 को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मैं C1 e प्लस C2 e इक्वल्स माइनस e, इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं।
I will have C2 E minus 1 minus E equals plus E minus 1. ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पे C2 की वैल्यू मुझे चाहिए थी. C2 की वैल्यू मैं एलसीएम ले लेता हूँ. दैट विल बी E minus 1 over 1 minus E square into E. That is my value of C2. ठीक है. ये वैल्यू C2 की मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ C1. तो मेरा सोल्यूशन जो है, जनरल सोल्यूशन C1 और C2 की वैल्यूज इवेल्युएट करने के बाद ये आ रहा है और यू कैन चेक इट. ठीक है. C1 और C2 की वैल्यूज सिर्फ जो है वो डिटरमिन करनी है. सो माई y इक्वल्स दिस वन. Now I have to calculate my functional j of y, जो के original functional जो था, that was given as j of y equals 0 to 1, 1 by 2, y prime square plus 1 by 2 y square, क्योंकि मैंने 1 लिया हुआ है, y dx. इसको मैं इवेल्युएट करना चाह रहा हूं इस y के लिए. लेकिन उसको करने से पहले लेट मी रिकॉल यू समथिंग कि हम क्या कर सकते हैं. मैंने ये पहले भी किया था कि 0 टू y प्राइम इंटू y प्राइम, ये मैं लिख सकता हूं किस टर्म को, 0 टू 1 y प्राइम स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूं. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर मैं करूं तो दैट विल बी y इंटू y 0 टू 1 माइनस 0 टू 1 y इंटू द डेरिवेटिव ऑफ y प्राइम विच इज डबल. दिस वन इक्वल 0, क्योंकि y मेरा पॉइंट ने इंटरपोलेट करना है. y 0 पे भी 0 है और y 1 पे भी 0 है. बाउंड्री कंडीशंस जो हैं फंक्शनल की मुझे दी गई हैं, ये 0 है. इसका मतलब है कि 0 टू 1 y प्राइम स्क्वायर इन फैक्ट इक्वल्स माइनस 0 टू 1 y इंटू वाई डबल प्राइम dx. ये अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ अपने फंक्शनल में तो मेरा j ऑफ y इन फैक्ट आता है 0 टू 1 1 बाय 2, 1 बाय 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ. y प्राइम को मैंने माइनस y डबल प्राइम, एक y मैंने यहाँ से बाहर ले जाना है, प्लस y इंटू वाई dx. इसको मैं ये लिख सकता हूँ माइनस 0 टू 1 y dx. ये मैं लिख सकता हूं. अब मेरा जो आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस आई थी वो मेरी इक्वेशंस ये थी, माइनस वाई डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल्स 1, जिसको मैंने सॉल्व करके ये सोल्यूशन जो है ये ऑब्टेन किया हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन राइट माई फंक्शनल एज 1 बाय 2 0 टू 1. इसकी जगह मैं 1 लगा सकता हूँ, y dx माइनस 0 टू 1 y dx. These are exactly the same. ये 1 by 2 है, ये -1 है. अल्टीमेटली आई विल हैव मेरा j ऑफ y जो है वो मेरा ये बन जाता है 0 टू 1 y dx. यही एग्जैक्टली जो है फंक्शनल जो है ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है जो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए. अब y ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है. इस y के लिए ये जो है j ऑफ y मैं कैलकुलेट कर लूँगा. j ऑफ y इक्वल्स -1 बाय 2 0 टू 1 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस e इंटू e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर 1 माइनस x dx. इन फैक्ट आपके क्या है, ये -1 बाय 2
dx 0 to 1 minus 1 over 1 plus e माइनस 1 बाय 2 है, ये प्लस 1 बाय 2 बन जाएगा, 0 to 1 e रेज टू पावर x dx, इंटीग्रल्स सेपरेट कर रहा हूं, प्लस e रेज टू पावर 1 है, e इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाय 2, 0 to 1 e रेज टू पावर माइनस x dx। अब इसका हमें पता है माइनस 1 बाय 2 x का 1 माइनस 0 आएगा, प्लस 1 बाय 2 1 प्लस e जो है e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x ही आता है, तो e रेज टू पावर 1 माइनस 1 ये आएगा, प्लस माइनस e ओवर 2 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स का माइनस में बाहर ले गया हूँ, लिमिट्स अप्लाई करूँगा, e रेज टू पावर माइनस 1 एंड माइनस 1। इसको अब मैं e जो है मुझे पता है क्या नंबर होता है, वो नंबर डाल के आई विल गेट द अप्रॉक्सीमेशन। ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी, दिस विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू। ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्रीवियस जो रिट्स मेथड से मैंने इवैल्यूएट किया है, उन दोनों को जो है आप कंपेयर करें और देखें कि एरर क्या आता है, व्हाट इज एरर इन दीज टू, दोनों को जो है वो आप कंपेयर करें। इसको एनालिटिकली सॉल्व करने का मकसद ही ये था कि एग्जैक्ट सोल्यूशन और रिट्स मेथड से जो हमने सॉल्व किया है उनके दरमियान जो है वो किस तरह आप कर सकते हैं, कंपेयर करें, कंपैरिजन करके जो है ना उसको एरर जो है उसको देखें, रियलाइज करें कि व्हाट इज द एरर। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये थोड़ी लेंथी एग्जांपल है, वी डोंट हैव enough time to complete this example. Use the Ritz method to find an approximate solution of the problem of minimizing this functional with respect to these boundary conditions. These boundary conditions are non-homogeneous boundary conditions, तो हम phi naught और phi 1 इसी तरह के कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। और ऑफ कोर्स यहाँ पे phi 1 और phi 2 जो है, पहले हम y1 लेते थे अल्फा इंटू phi naught एंड अल्फा 2 इंटू phi 1, यहाँ पे मैंने एक ही कांस्टेंट लिया है ताकि आपका सिंप्लीफाई हो, लेकिन एग्जांपल इज़ नॉट एज सिंपल एज वी कैन डू इट इन जस्ट 3 or 4 minutes. सो आई विल टेक दिस एग्जांपल टू द नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको करेंगे, और फाइनाइट डिफरेंसेस वाला जो टेक्निक है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा है कि डायरेक्ट मेथड्स को सॉल्व करने के लिए दो टेक्निक्स हमने स्टडी करनी है, द फाइनाइट डिफरेंस मेथड एंड द रिट्स मेथड। रिट्स मेथड जो है आज के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया और एक एग्जांपल पे अप्लाई किया। इसी तरह जो है एक और एग्जांपल जो कि आज के लेक्चर में एंड पे आई है, इसको भी मैं रिट्स मेथड से जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। Till the next lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.